हेलो स्टूडेंट्स, भारत में आर्थिक सुधार पर हम बात करेंगे। देखिए, शुरू में जब इकोनॉमी हमारी प्रोग्रेस या डेवलपमेंट शुरू हुआ तो शुरू में बहुत प्रोटेक्टिव पॉलिसीज़ रहीं कि इकोनॉमी जो है उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। और चूँकि विकास शुरू हुआ था तब हमारी इंडस्ट्री का सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि बाहर के इकोनॉमीज़, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ से कंपटीशन कर पाता। इसलिए हमारी प्रोटेक्टिव रहा इकोनॉमी। और बहुत सारी, चूँकि बहुत दिशा देनी थी अर्थव्यवस्था को, तो हर बात में सरकार का दखल, सरकार की तरफ से निर्देश, लाइसेंसिंग, इस तरह की पॉलिसीज़ रहीं। तो वो शुरू में रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये महसूस किया गया कि अब एक तो इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होने लगी थी, दूसरी बात ये कि जो जो चीज़ें व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, लाइसेंस और इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टिंग और ये सब, वो सब एक बाधा के रूप में आने लगा था। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था को वो एक गला सा घोंट गया था अर्थव्यवस्था का। फिर 1991 में अर्थव्यवस्था में गहरा संकट आ गया था कि हमारे पास सिर्फ मतलब करीब 2 हफ्ते के निर्यात आयातों का पैसा चुका सकें, हम पेमेंट कर सकें, इतना ही पैसा बचा था। तो ऐसी अवस्था में बहुत मुसीबत सी एक अर्थव्यवस्था पे आई और राजनीतिक अनिश्चितता और मुद्रास्फीति 17% हो गई। और ऐसे में निवेश, जो विदेशों में भारत की साख घट गई, निवेश के लायक देश न मानकर सट्टे के लायक देश माना जाने लगा। भारत में पूंजी का पलायन विदेशों की ओर होने लगा। प्रवासी भारतीय अपनी जमाएं यहाँ से निकालने लगे क्योंकि उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास कम होने लग गया। इन आंतरिक दशाओं के अलावा विश्व में बाजारीकरण, निजीकरण की हवा चल रही थी। तो भारत को भी उदारीकरण की नीति का एक तरह से ज़रूरत पड़ गई और उनको स्वीकार करना पड़ा। उधर सोवियत संघ का राजनीतिक विघटन हो गया। पूर्वी यूरोप की समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं बाजारोन्मुख हो गईं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भी इसी तरह की नीति का पक्ष लिया। तो ऐसे में भारत ने कुल मिलाकर जो आर्थिक नीति थी, इस समय नई आर्थिक नीति थी, वो मार्केट फ्रेंडली कह सकते हैं हम इसको, है ना, कि ओपन इकोनॉमी की तरफ हम अग्रसर हुए। और साधन आवंटन, कीमत संबंध संयंत्र के माध्यम से मांग और पूर्ति की शक्तियों के संतुलन से निर्धारित किया जाता है। तो आर्थिक जीवन में सरकार का स्थान पुनः परिभाषित करना होता है, उसे यथासंभव सीमित किया जाता है। कुछ विचारक इसे पूंजीवादी अर्थतंत्र का कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मूलतः यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों काम करते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान थोड़ा सा कम होने लगता है और वो शिक्षा, चिकित्सा और इत्यादि तक सीमित रह करके, और बाकी जो परिवहन, संचार, इन सब का निजीकरण की तरफ इनको अग्रसर किया गया। अब इस समय जो ये आर्थिक सुधार किए गए, उनका उद्देश्य क्या थे? उनका मूल रूप से उद्देश्य ये था कि भारतवासियों के जीवन की गुणवत्ता में तेजी और स्थायी रूप से इसको सुधार लाना था इसमें, है ना, कि गरीबी ख़त्म हो और देश विकास की ओर चले। दूसरा, उत्पादकता में तेजी करना, कि जो पर यूनिट प्रोडक्शन है वो ज़्यादा किया जाए। कठिन मेहनत और कार्यकुशलता, अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी का ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें कि करोड़ों नागरिक और अपने मुल्क को छोड़े बिना यहाँ पर ही रह करके बेहतर हो जाएं। इसी तरह इस पैटर्न से, ये नई तरह की नीति से चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, इन लोगों ने काफ़ी विकास किया था। और यहाँ पर बेरोज़गारी, निर्धनता, बीमारी, कुपोषण, मुद्रास्फीति और गतिहीन उत्पादन, इन सब पर कंट्रोल उन्होंने, इन इकोनॉमीज़ ने किया। तो इनसे भी प्रेरित थी भारतीय अर्थव्यवस्था कि इस तरह का विकास हम भी करें। ऐसे में ये प्रथम भाग जो इसका शुरू हुआ, ये था स्थिरीकरण कार्यक्रम कहा गया इसको। और ये कहा कि भाई जो मांग प्रबंधन है उस पर हम बल दें। इसमें राजकोषीय घाटे को कम करके मूल्य स्थिरता प्रदान करना, फिर इसके बाद पुराने कर्ज की रिकवरी राशियाँ
उनको अन्य प्राप्तियां उनको पूर्ण करना, मुद्रा की पूर्ति में बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन में भी स्थिरता लाना और जीडीपी को तेज करना या जीडीपी में ज़्यादा डेवलपमेंट करना। अब आर्थिक सुधारों का दूसरा भाग ये था कि ढांचागत और संरचनात्मक सुधार करें, तो पूर्ति प्रबंधन पर काम किया गया। पहला वाला मांग प्रबंधन पर, दूसरा पूर्ति प्रबंधन पर। कम से कम 5 वर्ष इसके लिए गए और कहा कि क्षेत्रों में सुधार और नीति परिवर्तन किए गए। सारे के सारे क्षेत्र जैसे उद्योग, विदेश व्यापार, राजकोषीय प्रबंधन, बैंकिंग, बीमा, कृषि, श्रम, इन सब में सुधार की बात कही गई। तो वो एक संरचनात्मक परिवर्तन किए गए। तीसरा, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में नीतिगत परिवर्तन, कि विदेशी व्यापार जो है उसमें 93-94 के व्यापार खाते में एकीकृत विनिमय दर प्रणाली लागू की गई और इसके अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा का जो भी पैसा था वो विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर होने लगा। इससे निर्यात बढ़े और हवाला बाजार में विदेशी विनिमय का पर प्रीमियम की मात्रा काफ़ी कम हो गई। आर्थिक सुधारों का उदारीकरण नीति के फलस्वरूप विदेशी व्यापार को काफ़ी सीमा तक मुक्त कर दिया गया है ना। फिर औद्योगिक पुनर्संरचना की गई उद्योगों की, उसमें उद्योगों को लाइसेंस लेने से काफ़ी सीमा से मुक्त किया गया। शुरू में 97-98 में 14 से घटाकर 9 कर दिया गया जिनको लाइसेंस लेना पड़ता है। फिर उसमें 4 सीमित करके 4 कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए जो आरक्षित थे उद्योग, उसमें 17 में से 4 कर दिए गए, घटा करके निजी के लिए खोल दिया गया। MRTP जो एक्ट था उसकी परिसंपत्ति की सीमा घटाई गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 35 उद्योगों में 51% तक की इक्विटी का प्रवेश स्वीकार किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के शेयर बेचने की व्यवस्था चालू की गई। लगातार घाटे में चलने वाली इकाइयों को बंद करने की बात की गई। राजकोषीय नीति में परिवर्तन यानी टैक्स सिस्टम को चेंज किया गया। फिर वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र के परिवर्तनों को नई दिशाएं प्रदान की गई। उधार देने के सिस्टम बदले गए, मुद्रास्फीति को नियंत्रण के SLR, CRR वगैरह को नीचे किया गया। आर्थिक सुधारों के जो अगर हम 23 वर्ष देखें तो इसकी प्रमुख उपलब्धियों की अगर हम देखें क्या प्रमुख उपलब्धियां रही, तो पहला तो विदेशी करेंसी भंडार हमारा बहुत बड़ा, क्योंकि 1991 में जो $1 अरब ही था वो 2014 में $318 हो गया। तो इस 318 गुना बढ़ा है ना। फिर भारत में निर्यातों में की वृद्धि दर बहुत तेज़ी से निर्यात बढ़े। भारत में जो 1991 में $18.1 अरब के निर्यात थे वो बढ़कर के 13-14 में $312.6 अरब हो गए। भारत में विदेशी जो निजी निवेश है उसमें बहुत वृद्धि हुई। इसमें आप देखें 1991 में जो विदेशी पूंजी है, विदेशी निवेश, वो $10.3 करोड़ का, तो जो बढ़कर के 2638.6 करोड़ हो गया। काफ़ी बड़ी उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। इस प्रकार फिर भारत में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जो 17% थी उस समय वो 4.7% पर आ गई। विकास की दर में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई। जो विकास दर 3%, 2% चल रहा था वो 7.8%, 9% ऐसे भी 2014 तक काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। कुछ अगर हम देखें तो अगर इसके विपक्ष में हम देखें तो पूरा इसका लाभ देश के संपन्न वर्ग को मिला। कुछ आलोचक कहते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बढ़ रहा है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश के और सारे नीति इत्यादि को भी पूंजीवाद की तरफ बढ़ रही हैं। ये कहा। आर्थिक सुधारों के दौरान विदेशी कर्ज पर निर्भरता बढ़ी। भारत की मूल समस्या बेरोजगारी की है, वो सॉल्व नहीं हो पाई। आर्थिक सुधारों में काफ़ी लंबे समय तक कृषि के लिए कोई नीति नहीं आई। इस प्रकार से कुछ इसके हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस भी रहे।
और भविष्य में आर्थिक सुधारों को जारी रखने के लिए काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं। इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम अगला चैप्टर